हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एसिड लेवल और बेस के बारे में जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो 5 है, देखो बच्चों, दोनों सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इस फार्मूले को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये फार्मूले पूछे जाते हैं कि भाई बेकिंग सोडा फार्मूला क्या है, दोनों सोडा फार्मूला क्या है और विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है। तो दोनों सोडा फार्मूला क्या है बच्चों? Na2CO3 10H2O, जिसका हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ठीक है, इसके साथ ही आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर इसको आप देखोगे जब, देखो आगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है। यह भी उपयोगी रसायन है। आपको देखा होगा जो दोनों सोडा है वो कैसा होता है बच्चों? वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का बिल्कुल पाउडर होता है, उसे हम बोलते हैं दोनों सोडा। उसमें अब दोनों सोडे का उपयोग हम जानेंगे। उपयोग क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। सेकेंडली क्या है, इसका उपयोग हम बोरैक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है बच्चों। और साथ में क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में हम साफ सफाई के लिए भी करते हैं बच्चों। यह बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसके उपयोग भी बता रहा हूं मैं आपको, इसका फार्मूला क्या होता है, एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी होगी। उसके बाद हम बताएंगे आपको जो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल होते हैं जो, उनके बारे में बताया जाएगा कि इसे गर्म करने के बाद क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं आपको कि इसी का जो क्वेश्चन जो बनता है कि दावन सोडा किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके उपयोग लिखो। यह पूरा एक क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि इसका उपयोग क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। जो दावन सोडा है, देखो बच्चों, इसका फार्मूला Na2CO3 10H2 होता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों। ये एक ऐसा रसायन है जो कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इससे क्या हुआ, बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। ये एक रासायनिक सूत्र का रसायन नाम है और रासायनिक सूत्र बन गया ये Na2CO3 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या बन गया बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या क्या उपयोग है? ये कांच, साबुन, कागज उद्योग में या इसको बनाने में यूज होता है। इसका उपयोग क्या होता है? जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है, घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है बच्चों। एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी होगी और इन्हीं को पढ़ने के बाद आपको इनकी नॉलेज होगी और नॉलेज होने के बाद आपके नंबर अच्छे आएंगे। कोई भी फिर भी दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट्स में लिखो, हमारी टीम आपको आपके हर आंसर का जवाब देगी। अब सेकंड है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इसको हम जिप्सम बोलते हैं जब पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि भाई जो आप देखा हुआ डे टूट जाती हैं, टूटने के बाद क्या जो प्लास्टर लगाया जाता है वो किसका बना होता है बच्चों? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। क्वेश्चन पहला ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? COSO4 2H2O, ये इसका फार्मूला होगा। इसका ध्यान रखने की चीज बात, फिर आगे आपको इसका बताएंगे इसका उपयोग क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज उपयोग क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फार्मूला। तो ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसका अभिक्रिया कैसे होती है और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे हम साथ में। तो पहला क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। ये ठीक है, इसको क्या है, अगर हम पानी में आधे घंटे वैसे रख देंगे तो जम कर ठोस हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हड्डियां टूट जाती है तो उसको जोड़ने में या सहारा देने में, उसे मजबूत करने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर लगाया जाता है। कहते हैं ना रेडी में कि प्लास्टर लगा रहा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यही होता है, प्लास्टर जो हड्डियों को जोड़ने में काम आता है बच्चों। तो इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 1/2H2O। अब आगे हम इसको बताएंगे आपको कि एक क्वेश्चन फिर आ रहा है एक बीच में, आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं सभी जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। एक मेरा मकसद क्या है, एक लेसन को कवर कर रहे हैं हम, उस लेसन के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हल हो जाए, उसका भी सोल्यूशन आपके पास हो और आपके अच्छे नंबर आए बच्चों। यही हमारा टारगेट है कि आपको किताब उठाने की जरूरत ही ना पड़े। जो कुछ मैं इसमें दे रहा हूँ ऐड करके क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी किताब है,
तो इसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में फायदा मिलेगा आपको, सेकेंडली है आप कोई भी अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी किताबें पढ़ी हैं तो सब कुछ इसी में ही है, आपको कहीं मतलब कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब देखो यहाँ आश्रित जल को हम बोलते हैं बच्चों डिस्टिल्ड वाटर, और ये होता है वर्षा का जल होता है मतलब रेन वाटर। तो इसमें यह बताया गया है बच्चों कि जब वर्षा का जल होता है तो वर्षा के जल में क्या है विद्युत चालन करता है, लेकिन आश्रित जल में विद्युत चालन नहीं करता, मतलब विद्युत नहीं गुजरती, करंट नहीं लगता। तो कारण क्या है, वर्षा के जल में इतने आयंस होते हैं जिनके कारण क्या है उसमें से बिजली गुजरती है, विद्युत गुजरती है। लेकिन क्या है डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है कोई आयंस होते ही नहीं, और जब आयंस ही नहीं होंगे तो क्या होगा उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो यही बात है क्वेश्चन से। वर्षा के जल में बच्चों क्या है, वर्षा के जल में देखो आप, तो वर्षा के जल में क्या है बच्चों, वर्षा के जल में CO2 SO2 जैसी गैसें घुली होती हैं जो आयंस होते हैं। तो ये आयंस होने के कारण क्या होता है इसमें क्या करंट गुजरता है और इसीलिए हमारे को करंट भी लग सकता है। लेकिन आश्रित जल में क्या होगा आयंस नहीं होते, और जब आयन ही नहीं होंगे तो करंट नहीं गुजरेगा बच्चों। इसीलिए आश्रित जल में आयन नहीं होने के कारण क्या होता है उसमें से विद्युत नहीं गुजरती। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से समझना आपको। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐड क्यों करे हैं, किताब उठाने की जरूरत ना पड़े आपको, कहीं ट्यूशन की जरूरत ना पड़े आपको। अगर मेरे होते हुए भी आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो मेरा पढ़ाने का फायदा ही नहीं है बच्चों। तो मेरा यही टारगेट है कि मेरी वीडियो के द्वारा आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई विद्युत चालन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आयनीकरण न होने के कारण इसमें विद्युत चालन नहीं होता, और वर्षा के जल में आयंस होने के कारण ही उसमें क्या है विद्युत गुजरती है। ओके समझ में आया बच्चों ये बातें। अब आगे देखो, आगे जो आगे टॉपिक है देखो नेक्स्ट ध्यान से बिल्कुल। अब है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। क्या है ताजा दूध जब जिसका पीएच मान 6 है जब वो दही में बदल जाता है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और आप मैंने क्या बताई थी आपको, एक पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो मैंने क्या बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस में बच्चों आपको कि भाई 0 से लेकर 14 तक पीएच होता है, लेकिन पीएच जैसे ही घटता रहेगा मतलब उसके नंबर घटते रहेंगे तो मानो उतना ही हुआ एसिड हो जाएगा। तो ताजा दूध में पीएच का मान 6 होगा तो दही में बदल जाएगा, क्यों, पीएच कम होने के कारण बच्चों। इसीलिए दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल ऐसा बैक्टीरिया होता है, ऐसा जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है बच्चों। ओके, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ऐसा अम्ल होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। ये एक बैक्टीरिया है लैक्टिक अम्ल। ओके बच्चों, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो ऐसा है ये जीवाणु है, और लैक्टिक अम्ल होगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन ये आ जाए कि दूध को दही में बदलने में कौन सा अम्ल उपयोगी है तो लैक्टिक एसिड बोलोगे, लैक्टिक अम्ल। ओके बच्चों, आगे फिर होता प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, CH4 अब इसका उपयोग बताने थे, बड़े इंपोर्टेंट है भाई। सांचे, खिलौना बनाने, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। साथ में क्या है मूर्तियां बनाने में उपयोग होता है, अस्पताल में हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है बच्चों। ठीक है, दिखा हुआ सब कुछ। भवनों की दीवारों छतों को समतल करने के लिए भी इसका उपयोग होता है बच्चों। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपका लेसन कवर हो चुका है बिल्कुल। आपको 5 भागों में मैंने इस लेसन को अमल, सारक और लवण को 5 भागों में बांटा है ताकि वीडियो छोटी हो जाए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने समय निकाल के आपको 5 भागों में डिवाइड किया है ताकि आपका लेसन धीरे धीरे कवर हो जाए। मेरा मकसद यही है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं गई साइंस की तो साइंस पढ़ने का फायदा ही नहीं है। इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको आसानी हो जाए। और हमारा लेसन आज ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। फिर भी आपको कोई डाउट्स लगती है तो आप कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट्स के जरिए आप मुझे बताओ कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि उस क्वेश्चन को मैं समझा सकूं। और हमारी टीम आपको पूरा साथ देगी हर क्वेश्चन को समझाने की। और इसका काम आपको क्या है, बस इन वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने नंबरों में वृद्धि करनी है। जितना अच्छा आपको समझ में आएगा उतना ही अच्छा आप पढ़ पाओगे बच्चों। ओके, थैंक्स बच्चों।